एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में लास्ट वीडियो में हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया था। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके दो सर्फेसिस, सामने वाली और पीछे वाली तो ट्रायंगुलर है, साइड्स वाली और नीचे वाली सरफेस रेक्टेंगुलर है। मतलब इसमें टोटल 5 फेसेस होते हैं, जिसमें से 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। सो डेफिनेशन, glass prism is transparent object having 2 triangular faces and 3 rectangular faces। जो दो यहाँ साइड वाले फेसेस है ना, रेक्टेंगुलर है, लाइट एक फेस से एंटर करती है, दूसरे फेस से लीव करती है, तो इन दोनों फेसेस को रिफ्रैक्टिंग फेसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट बेंड होती है। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए सी। ये दोनों वो सरफेसेस है, एक के थ्रू लाइट एंटर करेगी, दूसरे के थ्रू लाइट लीव करेगी, और यहीं पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करो, क्या थी? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो बेंड होती है। कौन से दो मीडियम से जा रही है? सपोज बाहर एयर है, हमने एक प्रिज्म पकड़ा हुआ है, बाहर एयर होगी, एयर से ग्लास में जा रही है तब पहली बार रिफ्रैक्शन होगी, फिर ग्लास से वापस एयर में लाइट आ रही है तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगी। तो टोटल प्रिज्म में 2 बार रिफ्रैक्शन होती है, और ए बी और ए सी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का काम करती है। ठीक है, और जो ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। मींस ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन में हमें उन्होंने बोला है ग्लास प्रिज्म की डेफिनेशन दो और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन शो करो। तो अब हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन शो करते हैं। हमने एक ग्लास प्रिज्म बना लिया, एक रे इंसिडेंट करनी है इसके ऊपर। हमेशा ये एक सरफेस बनाई जाती है, ट्रायंगुलर सरफेस। प्रिज्म पूरा 3 डायमेंशनल नहीं बनाया जाता, उसको जब हम एक पेपर के ऊपर रख रहे हैं तो हमें सामने की तरफ से जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका डायग्राम बनाया जाता है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बनानी है इंसिडेंट रे। ये बनाई इंसिडेंट रे, ये प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है, इस रे को नेम दे देते हैं इंसिडेंट रे, जो प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है। यहाँ पर टच कर रही है ना, यहाँ पर नॉर्मल बनाऊं, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो। ये होगी लाइन ए बी के परपेंडिकुलर, ये होगी नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कॉल करते हैं। तो हमने एंगल आई बी मार्क कर दिया। अब ये रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर कैसा मीडियम है? रेयरर। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर। तो लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जब रेयरर टू डेंसर जाती है, रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती है। क्या करोगे, इस रे को अभी फिलहाल अगर कोई रिफ्लेक्शन ना होती तो ये इसी तरीके से चली जाती, उसको मैंने डॉटेड बना दिया। अब क्या होगी, रे अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी। बेंड किस तरफ होगी? टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी ये रे। तो ये बना दी मैंने रिफ्रैक्टिंग रे। जो बेंड होने के बाद मुझे रे मिली है, दैट इज रिफ्रैक्टिंग रे। इस रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, देखो ये रिफ्रैक्टिंग रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल एंगल R1। पहली रिफ्रैक्शन हो रही है इसीलिए इसको नाम दिया R1। ठीक है, अब मुझे एसी सरफेस पर एक और नॉर्मल बनाना है। क्यों बनाना है नॉर्मल? क्योंकि ये रे फिर से इस सरफेस पर टकरा रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगी। या ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर बना दिया, एसी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी, ये हो गया दूसरा नॉर्मल। अब रे फ्रॉम ग्लास टू एयर मूव कर रही है। जब रे ग्लास टू एयर मूव कर रही है, ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर। एयर कैसा मीडियम है? रेयरर। डेंसर टू रेयरर, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। अगर कुछ ना होता मीडियम में चेंज तो ये रे ऐसे चली जानी थी, बट ये चली जाएगी नॉर्मल से दूर, तो ये इस तरफ जाएगी। ये जो रे प्रिज्म के बाहर निकल रही है इसे कॉल करते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, सो इट इज नोन एज इमर्जेंट रे। अब एक और टर्म आती है एंगल ऑफ डेविएशन। वो कैसे पता चलेगी? इमर्जेंट रे को कर दो बैक प्रोड्यूस, जो बाहर आ रही है रे उसको बैक प्रोड्यूस कर दो। जब मैंने इसको बैक प्रोड्यूस करा, वो यहाँ पर टकराई, ये जो बाहर एंगल बन रहा है ना, इंसिडेंट रे के और इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करने पर जो ये बाहर एंगल मिल रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, ये ए इरेज कर रही हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है। ये ए है, यहाँ पर ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन।
दो एंगल और मार्क करने हैं अभी। इमर्जेंट रे है ये, और ये था नॉर्मल। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ई। दूसरी रिफ्रैक्शन हो रही थी यहाँ पर जो ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है दैट इज R2। इस एंगल को, ये जो मैंने अब हाईलाइट करा है, इस एंगल को हम कॉल करते हैं R2। सो दो R1 और R2 दो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, एक है R1 एंगल और एक है R2 एंगल। ठीक है, ऊपर जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पर इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूं, इमर्जेंट रे को बैक प्रोड्यूस करूं, तो जो एंगल बन रहा है बीच में दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये पूरा डायग्राम बनाना है पेपर में, अगर आपसे पूछा जाता है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। क्लियर हो गया? अब ये ध्यान दो, हमने एक करा था ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, लाइट चैप्टर में ग्लास स्लैब के थ्रू करा है। जब ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होती है ना, इंसिडेंट रे, ये बना इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे। जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्योंकि ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी पैरेलल है। एक बार रिफ्रैक्शन इस AB सरफेस से हो रही है, एक बार DC सरफेस से हो रही है। तो AB और DC क्योंकि पैरेलल है, इसीलिए इंसिडेंट और इमर्जेंट रे भी पैरेलल होती है। बट इन केस ऑफ प्रिज्म, क्योंकि AB और AC रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं है, एंगल पर पड़ी है, इसीलिए इंसिडेंट और इमर्जेंट रे भी एक दूसरे के साथ एक सर्टेन एंगल पर पड़ी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन क्या पता चल रहा है आपको? इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैक। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो रे है वो अपने रास्ते से डिस्प्लेस होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था यहाँ पर हमने इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। इन केस ऑफ प्रिज्म हम डेविएशन पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गया इतना? तो नोट कर लो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जब हम इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन मिल गई हमें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। जब इमर्जेंट रे को बैक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन मिल रही है। इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन। जो सन से लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, वो 7 कलर्स की बनी हुई है। अगर हमें व्हाइट लाइट को स्प्लिट करना है इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जिनका वो बना हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कई बार वाइवास में पूछा भी जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, याद रखना है। तो आंसर क्या आएगा? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स। व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर्स में टूट जाना, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसका डायग्राम देखो, यहां से आ रही है व्हाइट लाइट, ये हमने बनाई व्हाइट लाइट। पेपर में इस डायग्राम में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, डायग्राम ध्यान से बनाना है। सबसे पहले क्या करो, अगर प्रिज्म ना होता तो ये रे कैसे चली जाती वो बना लो, ऐसे चली जाती। अब जो 7 कलर बनाने हैं ना, 7 के 7 कलर इस लाइन के नीचे होने चाहिए, कोई भी कलर इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और सबसे पहली बात, AB लाइन पर ही डिस्पर्जन हो जाती है, लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगी बच्चे क्या क्या डायग्राम बनाते हैं जो आपने नहीं बनाने। पहले ये देख लो बनाना क्या है। ये व्हाइट लाइट आई, ये 7 कलर्स में टूटेगी, बना दो 7 कलर्स, और इस लाइन से नीचे रखना। 1 एरो जरूर बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 कलर्स बना दिए। जो ये व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, फर्स्ट सरफेस पे ही 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। अब जब ये प्रिज्म से बाहर आएगी ना, ये और बेंड हो जाएगी और मुड़ जाएगी। यहाँ पर लगा दो कोई स्क्रीन, सपोज यहाँ पर स्क्रीन पड़ी है, इस स्क्रीन तक लेकर आओ कलर्स को और हर कलर को और बेंड करना। जब ये बाहर निकली और बेंड हुई, फिर और बेंड हुई नीचे, हर रे को थोड़ा थोड़ा और बेंड करते जाओ। तो इस तरीके से मुझे 7 कलर्स का बैंड मिलेगा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज बैंड ऑफ 7 कलर्स। नीचे से कलर लिखने शुरू करने हैं, VIBGYOR, विबग्योर, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमें विबग्योर मिलता है, 7 कलर्स का बैंड मिलता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो बच्चे क्या क्या बनाते हैं जो आपने नहीं बनाना, जो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। क्या करेंगे, ये लाइट बनाई, यहां से एक रे रखेंगे, फिर 7 कलर्स में ब्रेक करेंगे, ये गलत है, ये नहीं करना। फर्स्ट सरफेस पर ही 7 कलर्स बनते हैं। ठीक है,
सेकेंड मिस्टेक, कलर्स इसके ऊपर चले जाते हैं लाइन के, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर कोई भी कलर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होती क्यों है, क्यों व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। सपोज करो एक रेस है, रेस में 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो 7 पार्टिसिपेंट्स रेस स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। जैसे रेस स्टार्ट होगी ये सारे भागना शुरू करेंगे, सबकी स्पीड डिफरेंट होगी, कोई आगे निकल जाएगा कोई पीछे रह जाएगा। तो जब तक रेस स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक तो एक ही पोजीशन पर खड़े थे। जैसे रेस स्टार्ट हुई, क्योंकि सबकी स्पीड डिफरेंट है, कोई आगे निकल गया कोई पीछे रह गया, तो 7 के 7 जो पार्टिसिपेंट्स है वो सेपरेट हो गए। तो यही काम होता है व्हाइट लाइट के साथ। जब तक तो व्हाइट लाइट एयर में है तब तक 7 कलर्स की स्पीड एक जैसी है। जैसे वो ग्लास में एंटर करती है, ग्लास में 7 के 7 कलर्स की स्पीड डिफरेंट है। कोई जो लाइट है वो तेज ट्रेवल करती है, कोई कम स्पीड से ट्रेवल करती है, तो 7 के 7 कलर्स सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्पीड डिफरेंट है। तो यही लिखेंगे आंसर, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। एयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही मीडियम चेंज हुआ 7 के 7 कलर्स की स्पीड डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से जो व्हाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। हमारे पास व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास किया, वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। अगर मैं एक आइडेंटिकल सेम प्रिज्म उल्टा करके रख दूं तो क्या होना चाहिए, ये 7 कलर्स रिकंबाइन करके फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो वही रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब याद रखना, बैंड ऑफ कलर्स, जो मेरे को 7 कलर्स का बैंड मिल रहा है दैट इज स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम है, हमें हम अपनी आईज से देख सकते हैं, इसलिए इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम, अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे विजिबल स्पेक्ट्रम का, विबग्योर, और नेचर में कहाँ दिखता है ये, रेनबो में, तो नेचुरल स्पेक्ट्रम है रेनबो। हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास किया, ये व्हाइट लाइट है, इसको हमने एक प्रिज्म पर फोल्ड करवाया। सबसे पहले क्या करो, इसका ओरिजिनल पाथ बना लो ताकि गलती ना हो, जो आप रेज बनाओ वो इसके नीचे ही रहे। अभी जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट करेगी, रेड और वॉयलेट एंड्स मिलेंगे। जो रेड कलर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो कम डेविएट करता है। वॉयलेट लाइट है उसकी स्पीड सबसे कम होती है, वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। ये याद रखना, नोट करके रख लो। रेड लाइट मैक्सिमम स्पीड, वॉयलेट लाइट लीस्ट स्पीड। क्योंकि उसकी स्पीड कम है, वो ज्यादा देर प्रिज्म में रहेगा, ज्यादा बैंड होगा, इसलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। रेड की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है प्रिज्म से, इसलिए कम डेविएट होता है, ठीक है। तो अब मैं 7 के 7 कलर्स ना शो करके सिर्फ 2 कलर शो कर रही हूँ, रेड और वॉयलेट, अपने डायग्राम को थोड़ा नीट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रेड एंड, ये हो गया वॉयलेट एंड। जरूरी नहीं है 7 के 7 दिखाने हैं, आप 2 कलर दिखा सकते हो। जब ये प्रिज्म से बाहर आएगा ये फिर से डेविएट होगा अपने रास्ते से, फिर से थोड़ा सा बेंड होगा। जब ये सेकंड प्रिज्म पर फॉल करा, सेकंड प्रिज्म में रिकॉम्बिनेशन होगी। ये कलर्स बेस की तरफ ले जाओ, ये एक आ गया इधर, ये आ गया, इन दोनों को कर दो कंबाइन। जब ये कंबाइन करके प्रिज्म से बाहर आएंगे तो ये व्हाइट लाइट देंगे, तो मुझे एक व्हाइट लाइट मिल गई फ्रॉम 7 कलर्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिज्म ने इसको स्प्लिट करा और सेकंड प्रिज्म ने उसको फिर से रिकंबाइन करके व्हाइट लाइट दे दी, ये होगी व्हाइट लाइट, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया गया, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हुई। जब एक और प्रिज्म रखा गया, इन्वर्टेड उल्टी शेप में रखा गया, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम डायमेंशंस का होना चाहिए, जितना बड़ा ये प्रिज्म है उतना ही बड़ा ये प्रिज्म होना चाहिए। देन द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स कंबाइन टुगेदर एंड गिव्स व्हाइट लाइट। ये 7 कलर्स कंबाइन करके व्हाइट लाइट देते हैं। अब हमने पढ़ना है रेनबो फॉर्मेशन। जो रेनबो है वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व है और क्या कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन की। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व है, और इसका एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, तो उसको अच्छे से कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेनबो, शो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विद डायग्राम, आल्सो गिव द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रेनबो फॉर्मेशन एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस रिस्पांसिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ कवर करे ताकि एक ही क्वेश्चन में आपका सारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले रेनबो होता क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, मतलब हमें 7 कलर्स दिख रहे हैं। 7 कलर्स, ये ध्यान रखना, आपको अगर सारे कलर्स नहीं दिख रहे तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कलर मिसिंग है, क्योंकि कलर्स की कोई एक सेपरेट बाउंड्री नहीं होती स्पेक्ट्रम में। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर लाइन है, इसके नीचे वॉयलेट कलर होगा, इसके ऊपर इंडिगो कलर होगा। कलर मिक्स होकर दिखाई देते हैं, मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्स होती है। तो ये जो पूरा बैंड बनता है दैट इज स्पेक्ट्रम। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। कब दिखता है रेनबो, बारिश हुई होनी चाहिए और धूप आनी चाहिए। तो 2 कंडीशंस है, क्या क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए और एयर में मॉइस्चर होना चाहिए। अब हमने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म करता है।
तो यहाँ पर प्रिज्म का काम कौन करेगा? रेन ड्रॉप। जो रेन की ड्रॉप है वो प्रिज्म का काम करेगी, जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। नेचुरल स्पेक्ट्रम है अपीयरिंग इन द स्काई, जो स्काई में दिख रहा है आफ्टर रेनफॉल। रेनफॉल के बाद स्काई में जो हमें एक नेचुरल स्पेक्ट्रम दिख रहा है, दैट इज रेनबो। क्यों होता है रेनबो दिखता क्यों है? क्योंकि जो सनलाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो पानी की बूंदे हैं उनके थ्रू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। कंडीशंस क्या नेसेसरी है फॉर रेनबो फॉर्मेशन के लिए? फर्स्ट, देयर मस्ट बी मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए, बारिश हुई होनी चाहिए ताकि रेन ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो। सेकंड, सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। जो देख रहे हैं रेनबो उसके बिहाइंड सन प्रेजेंट होना चाहिए। अब कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं ये ध्यान रखना, ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखो, ये सनलाइट आई। सबसे पहले क्या हुआ, जब ये रेन ड्रॉप के अंदर सनलाइट एंटर करी, कौन कौन से फिनोमिना हो रहे हैं? एक तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में ब्रेक हो रही है, मींस हो रहा है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। 7 कलर्स में ब्रेक होना इज डिस्पर्जन। तो एक प्रोसेस तो हो रहा है डिस्पर्जन। सेकेंड क्या हो रहा है, ये जो रे है वो बेंड हो रही है। जब रे बेंड होती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर एक हो रहा है रिफ्रैक्शन। फिर इसके बाद इस रेन ड्रॉपलेट की इस सरफेस पर जितनी भी रेज है ना, सारी अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, कोई भी रे इस ड्रॉपलेट के बाहर नहीं आई। मींस इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इस स्टेज पर एक और फिनोमिना हो रहा है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद फिर से जब रेस रेन ड्रॉपलेट से बाहर आ रही है, फिर से रिफ्लेक्ट बेंड होकर बाहर निकल रही है। तो कौन कौन से तीन फिनोमिना है? डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये तीन प्रोसेस है जो रेनबो फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रेनबो फॉर्मेशन, और डायग्राम बनाने को भी दे देते हैं। सो यहाँ तक हमने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है वो कवर कर लिया, और स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और पूरा थ्योरेटिकल है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो आपने सॉल्व करना है या बस आपने बस जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनको लर्न करना है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।